कंटेंट इस पे मिलेगा और नोट्स, पेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और नोट्स आपके इतने सटीक हैं कि आपके पूरा पेपर नोट्स में से छपा हुआ मिलेगा। इसलिए नोट्स सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। इस साल नोट्स जरूर पढ़ने हैं सभी को, एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 अगस्त का पूरा पेपर लाइन बाय लाइन नोट्स में से छपा हुआ मिला है। तो इस बार भी आपको नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। पूरा पेपर आपको नोट्स में से मिलेगा, 100% आपका सीटेट पास होगा। अब हम आते हैं अपने जो आज की वीडियो का कंटेंट है और जो ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेना सारी चीजों को और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 है आपका, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है। अब इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को, सिर्फ एक लाइन है लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है। आप सिर्फ सभी बच्चों को एक समान अवसर एवं एक समान इज्जत देंगे, इसके अलावा कुछ भी एक जैसा नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लेना, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि समावेशी शिक्षा जब से आई है या आरटीई जब से आया है या आरपीडब्ल्यूडी जब से आया है, हमें ये लगता है कि पेडागोजी में कि सभी बच्चे जो है एक समान है और उन सभी बच्चों को एक समान चीजें करानी है। यही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है और इस एक समान की वजह से हमारे बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, बस एक छोटी सी ट्रिक है। ये सिर्फ इतना कहा है मैंने कि सिर्फ सभी बच्चों के एक समान अवसर देंगे आप या एक समान इज्जत देंगे उनको क्लास में, उसके अलावा एक समान कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है। अब यहाँ पे हम बात करें तो शिक्षण विधियों की, तो क्या शिक्षण विधियां अलग अलग होंगी सभी बच्चों के लिए? बिल्कुल एक समान कुछ भी नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ भी एक समान नहीं करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो शिक्षण विधि एक समान बिल्कुल भी नहीं। आप सोचेंगे पाठ्यचर्या एक समान देंगे सभी बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। आकलन एक समान कर लेंगे बच्चों का, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपेक्षाएं एक जैसी रखेंगे, मतलब बच्चों से उम्मीदें जो होती हैं कि हमारा बच्चा जो है इस बार इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा, तो क्या एक समान बच्चों से उम्मीदें रख लेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। एक समान भाषा में बात करने के लिए कहेंगे बच्चों से? नहीं कहेंगे। एक समान दत्त कार्य यानी कि होमवर्क सबको एक जैसा देंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, केवल आप बच्चों को एक समान इज्जत देंगे क्लास में कि सभी का बराबर हक है क्लास में और सभी को जो है अवसर देंगे काम करने के बराबर। बस मैंने क्या लिखा है, एक समान अवसर देंगे सीखने के और एक समान इज्जत देंगे क्लास में, उसके अलावा कुछ भी एक जैसा नहीं होता। हमारा दिमाग खराब हो गया है सुन सुन के कि एक समान एक समान एक जैसा कुछ भी नहीं होता। ये अगर एक समान लगा दिया ना, आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि सभी बच्चों का स्तर अलग अलग है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद में फिर से लौट के आएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, एक कक्षा 5 की कक्षा में आप अध्यापक के रूप में सभी बच्चों को, अब ऑप्शन आपके सामने है, एक समान शिक्षण करवाएंगे, दूसरा ऑप्शन है एक ही प्रश्न पत्र हल करने को देंगे, तीसरा ऑप्शन है अपनी बात रखने के समान अवसर देंगे और चौथा ऑप्शन है एक समान भाषा में बात करने का अवसर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए आप आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे आप। अब देखो यहाँ पर हम अगर इस सिनेरियो को फॉलो करें कि सभी बच्चे बराबर होते हैं और एक समान होते हैं, एक समान चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये बताओ कौन सा प्रश्न गलत होगी? ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत कौन सा है? हमारे हिसाब से तो चारों सही हो रहे हैं। एक समान शिक्षण, एक ही प्रश्न पत्र, एक समान बात करने का अवसर, एक समान भाषा में बात करने का अवसर, सब कुछ एक जैसा लग रहा है। लेकिन अभी जो मैंने आपको विधि बताई है ना, कि केवल एक समान मौका सीखने का यानी कि अवसर दे सकते हो और एक समान इज्जत, उसके अलावा कुछ भी एक जैसा नहीं होता। शिक्षण विधि भी एक जैसी नहीं होती, कुछ भी एक जैसा नहीं होगा। तो ये एक समान शिक्षण करवाएंगे? नहीं कराएंगे भाई, एक समान कराना ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चों का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, सभी बच्चे अपने आप में अलग हैं, एक लाइन मैंने बोल दी है, सभी बच्चों का लर्निंग स्टाइल यानी कि सीखने की क्षमता अलग है, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस अलग है, सभी बच्चों का स्तर अलग है, आयु भी में भी डिफरेंस हो सकता है बच्चों की, उसके अलावा बैकग्राउंड्स में डिफरेंस होता है, कोई गरीब परिवार से है, कोई अमीर परिवार से है, कोई पिछड़े वर्ग से है, कोई जनरल, सब अलग अलग तरह से आ रहे हैं। तो जब बच्चों में इतना अंतर है तो एक समान शिक्षण हो ही नहीं सकता, आपको अलग अलग विधियां, तभी तभी हम कहते हैं बहुउपागम विधियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एक से ज्यादा विधियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो एक समान शिक्षण नहीं। एक ही प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए देंगे, जब स्तर ही एक जैसा नहीं है तो एक समान प्रश्न पत्र कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। अपनी बात को रखने के समान अवसर देंगे, ये एक हक है उनका, तो ये आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपनी बात को रखने का समान अवसर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं एक समान भाषा में बात करने का अवसर देंगे, देखो सिमिलर लग रहा है ना एक जैसा, कि अपनी बात को रखने का समान अवसर दे रहे हैं, इसमें भी एक समान भाषा में बात करने का अवसर दे रहे हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना, लेकिन ये आंसर राइट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला भाषा भी एक समान नहीं हो सकती, अवसर एक समान हो सकता है।
भाषा एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा आपकी सभी बच्चों की मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं। ऑप्शन अगर ये आए कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति के लिए समान अवसर दे रहे हैं, तो आंसर राइट हो जाएगा। उनकी अपनी मातृभाषा में अगर आप अभिव्यक्ति का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उनको हक है, उनको हम कह रहे हैं ना अवसर समान दे सकते हो, लेकिन कुछ भी एक जैसा नहीं होता। तो ये चीज आपने यहाँ पे ढंग से समझ ली होगी। अब इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह के प्रश्न प्रश्न आपके सामने आएंगे कि सभी बच्चों के लिए एक ही पाठ्यचर्या उपलब्ध करानी है, बिल्कुल गलत, नहीं करा सकते। एक ही जैसा दत्त कार्य देंगे, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसको ध्यान से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, करना चाहो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2 है आपकी, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होगा यानी कि सक्रिय होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान से समझ लो, जिस ऑप्शन में लगे कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा कुछ कर रहा है, वही ऑप्शन राइट होगा। अगर बच्चा बैठ के सुन रहा है टीचर को, या बैठ के बच्चा जो है टीवी देख रहा है, तो वहां पे बच्चा कहीं से कहीं तक भी एक्टिव नहीं है, वो सक्रिय है ही नहीं। और सीटेट में वो ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता जिसमें बच्चा एक्टिव ना हो। अब देख लो ध्यान से, एक ईवीएस की कक्षा में बीज अंकुरण की विधि सिखाने की सबसे अच्छी तकनीक कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके सामने, देखिए ऑप्शन है आपके सामने। कक्षा में एक किसान को बुलाकर उससे बीज अंकुरण की प्रक्रिया को समझाने के कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को बीज अंकुरण पर बनी एक वीडियो फिल्म टीवी में दिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाकर तथा चार्ट पेपर के माध्यम से बताएंगे। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका, चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों से कहेंगे कि एक बीज को गमले में बोए तथा प्रतिदिन बीज अंकुरण की प्रक्रिया का अवलोकन करें। यहाँ पे अगर हम देखें चारों ऑप्शन को, तो पहले ऑप्शन में कक्षा में एक किसान को बुलाया आपने और किसान ने समझाया कि बीज अंकुरण कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या बच्चा एक्टिव है? बच्चे ने खुद से कोई काम किया है? बिल्कुल नहीं किया। किसान को बुलाओ, चाहे इंजीनियर को बुलाओ, चाहे किसी को भी बुलाओ, वो आएगा कक्षा में और अपनी बात को कह करके चला जाएगा। वहां पे बच्चे ने कुछ भी नहीं करा, बैठ के सिर्फ सुना है। तो बैठ के सुनना भी बच्चे में एक्टिवनेस में काउंट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको तो कभी भी नहीं लेंगे। बच्चे को बीज अंकुरण पर बनी एक वीडियो फिल्म दिखाएंगे, तो वीडियो फिल्म दिखाने में भी बच्चा एक्टिव नहीं हुआ। हालांकि टीवी में फिल्म दिखाने से ज्ञान तो प्राप्त होता है, हम भी कहते हैं कि एक अच्छा विजुअल विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने कुछ भी काम नहीं करा। जब तक बच्चा काम नहीं करेगा ना, ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। बोर्ड पर चित्र बनाकर चार्ट पेपर के माध्यम से समझाएंगे, तो बिल्कुल नहीं समझाएंगे। बच्चे से कहेंगे कि एक बीज को गमले में बो। अब जब बच्चा गमले में बीज बो रहा है, इसका मतलब बच्चा काम कर रहा है। और प्रतिदिन बच्चे को बीज अंकुरण की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा अगर अवलोकन कर रहा है, उसको देख रहा है डेली जा करके गमले में कि बीज अंकुरण, बीज से अंकुर निकला है या नहीं निकला है, तो इसमें बच्चा एक्टिव है। यही आंसर आपका राइट होगा। बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को अब समझ लेना, जहां पे बच्चा कोई काम कर रहा हो वही आपका आंसर राइट होता है, उसके अलावा आंसर राइट नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कि टीचर व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चे को समझा रहा है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे एक्टिव नहीं हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि कक्षा में चर्चा के माध्यम से टीचर सिखाएगा, तो वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चर्चा में क्या है, दोनों पार्टी एक्टिव हो जाती है। चर्चा तो तभी होगी ना जब बच्चे भी अपना जवाब देंगे, टीचर भी जवाब देगा, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, टीचर जवाब देगा, टीचर प्रश्न पूछेगा, बच्चे जवाब देंगे। तो चर्चा उसको कहते हैं जब दोनों पक्षों में, दोनों तरफ से बातें होती है। तो वहां पे बच्चा एक्टिव हो गया, वहां पे बच्चा काम कर रहा है ना? तो वो आंसर राइट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो ट्रिक है आपकी, वो है दृष्टि बाधिता और श्रवण बाधिता से संबंधित। इससे अब हर साल कम से कम 7-8 प्रश्न इससे बन रहे हैं। 7 से 8 प्रश्न इसी से बन रहे हैं आपके। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, 7 से 8 नंबर आपके इस एक ट्रिक से कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि दृष्टि बाधिता और श्रवण बाधिता वाले प्रश्न हर सब्जेक्ट में पूछ रहा है। मैथ पेडागोजी में भी, ईवीएस पेडागोजी में भी, हिंदी पेडागोजी में भी और सीडीपी में भी, सब में पूछ रहा है सीटेट में। तो इससे तो बहुत प्रश्न आ रहे हैं इस बार। और इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, बस इसको कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे अभी। देखो दृष्टि बाधिता वाले बच्चों के लिए दृश्य सामग्री किसी काम की नहीं है, अन्य सुविधाएं दीजिए। पहली ट्रिक, दृष्टि बाधिता वाला बच्चा है तो दृश्य सामग्री उसके किसी काम की नहीं है। क्यों? हमें ऐसा लगता है कई बार कंफ्यूजन, हम सेम चीजें पे चले जाते हैं। जैसे दृष्टि बाधिता वाला अगर प्रश्न आएगा, तो हम दृष्टि बाधिता से मैच करके दृष्टि बाधिता वाले ही ऑप्शन को राइट कर देते हैं। तो ये नहीं करना, अब हमें अपोजिट जाना है। क्योंकि दृष्टि बाधिता वाला बच्चा है यानी कि उसको देखने में दिक्कत हो रही है। अब जब देखने में दिक्कत हो रही है, तो दृश्य सामग्री उसे किस काम की नहीं है। फिल्म दिखाओगे उसको तो किस काम की है, जब वो देख ही नहीं पा रहा। चित्र दिखाओगे किस काम के हैं, जब वो देख ही नहीं पा रहा। तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको सुनने वाली चीजें दे दो, बोल करके बता दो
टच करके बता दो, चीजों को छू करके पता कर लेगा, तो ये चीजें उसको उपलब्ध करवाओ। इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा श्रवण बाधिता वाले बच्चों के लिए श्रव्य सामग्री किसी काम की नहीं है। जब श्रवण बाधिता वाला बच्चा है, यानी कि उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो श्रवण बाधित सामग्री उसे किसी काम की नहीं है। जब सुन नहीं पा रहा, तो आप उसको कितना ही बोल बोल के समझा लो, कितना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दे लो, उसके किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। आप उसको चाहे तो रेडियो में उसको जो है कोई स्पीच दे दो, या फिल्म भी अगर आप उसको दिखा रहे हो, जब उसका कंटेंट उसको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो उसके किसी काम का नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पर जो है प्रश्न रखते हैं सामने और उसके हिसाब से समझते हैं। देखो प्रश्न है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल सफल समावेशन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों वाली पुस्तकें देनी चाहिए। एक तो पुस्तक होती है जिसमें लिखित सामग्री, साथ में उसने चित्र ऐड कर दिए, तो क्या ये चलेगी? दूसरा ऑप्शन है चार्ट पेपर के द्वारा पढ़ाना चाहिए। तीसरा है 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसको दिक्कत है, तो उसको सामान्य बच्चों से थोड़ा ज्यादा पढ़ा दो। चौथा ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण अधिक करना चाहिए तथा पाठ की ऑडियो कैसेट उपलब्ध करानी चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए आप भी कमेंट करके बताएंगे। देखिए, तो अब समझे यहाँ पे दृष्टिबाधिता वाला बच्चा है, तो चित्रों वाली पुस्तक दृश्य सामग्री है या श्रव्य है? तो दृश्य सामग्री है, इसलिए आंसर राइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा, तो दृश्य सामग्री किसी काम की नहीं। चार्ट पेपर भी दृश्य सामग्री होती है, जब वो चार्ट पेपर को देख ही नहीं सकता, तो वो किस काम का उसके उसके किसी काम का नहीं होगा। 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। आप उसको अगर गलत चीजों से पढ़ा रहे हो, या सामग्री गलत है, या आपकी टेक्निक गलत है, तो 1 घंटा क्या आप उसको 10 घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ा दोगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? मौखिक संप्रेषण अधिक करना चाहिए। जब बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो वो सुन करके बातों को समझ लेगा, इसलिए उसको आप बोल करके मौखिक संप्रेषण के द्वारा ज्यादा चीजें समझा सकते हैं। और पाठ को ऑडियो में, ऑडियो मतलब आवाज रिकॉर्डिंग में उपलब्ध कराएंगे, तो वो उसको सुन लेगा और सुन करके समझ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है नेक्स्ट। श्रवण बाधिता वाले बच्चों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग। दूसरा है टीवी या कंप्यूटर में वीडियो फिल्म दिखानी चाहिए। तीसरा है आकलन के लिए साक्षात्कार विधि। चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को आपस में चर्चा करने को कहेंगे। चलिए, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके, प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर 4 है आपका, एक से अधिक तरीके अपनाएंगे। यानी कि आप किसी भी, जो भी आपका प्रश्न पेडागोजी से रिलेटेड बनेगा और एक टीचर आप हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जिस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा हो कि एक से अधिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, किसमें? शिक्षण में भी, अधिगम में भी, आकलन में भी, टीएलएम हो जो सामग्री होती है उसमें भी, भाषा में भी, समस्या समाधान में भी, जानकारी इकट्ठा करने में भी, जानकारी प्रस्तुत करने में भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे प्रश्न अगर पूछ ले कि आप जो है एक कक्षा 5 को पढ़ा रहे हैं या कक्षा 2 को पढ़ा रहे हैं, तो आप किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाना चाहेंगे? तो आप हमेशा कहेंगे कि हम बहुपागम विधि अपनाना चाहेंगे, या जिसमें जो है एक से अधिक मेथड आप यूज कर रहे हो। इसी प्रकार से टीएलएम में भी क्या है कि एक से ज्यादा टीएलएम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है और बच्चे अलग अलग प्रकार के आपकी क्लास में है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा हो सकता है हियरिंग में प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा वंचित वर्ग का है, कोई बच्चा जो है कम बुद्धिलब्धि का है, कोई उच्च बुद्धिलब्धि का है। तो सभी बच्चों के हिसाब से आपको क्या करना होता है? एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करनी होती है। ये आपका यहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्ट है आपका एक तरह से कि आपको एक से ज्यादा चीजें इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि साथ में आप कॉन्सेप्ट भी समझ के चलें। लेकिन ट्रिक सिर्फ इतनी ही है कि जब भी सामने प्रश्न दिखे आपको, तो हमेशा उस ऑप्शन को चुनना जिसमें एक से ज्यादा की बात हो रही हो। ये बात याद रखना, एक से ज्यादा की हमेशा बात हो रही हो, चाहे कोई सी भी चीज हो। जानकारी इकट्ठी करनी है बच्चों के बारे में, तब भी आप एक से ज्यादा तरीके लगाएंगे, तो कई तरीकों से जो है आप उसको इकट्ठा करेंगे जानकारी को। समस्या समाधान करना है, बच्चे अगर कोई समस्या समाधान कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका काम नहीं आ रहा, दूसरा यूज करो, तीसरा यूज करो, चौथा यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ये प्रश्न है ऐसा आपका, कक्षा 5 को पढ़ाते समय आप उनका आकलन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो ऑप्शन है आपके पास, मानक संदर्भित आकलन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है सभी बच्चों की लिखित परीक्षा लेंगे। तीसरा ऑप्शन है पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आकलन करेंगे तथा उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से जांचेंगे। और चौथा ऑप्शन है बहुविध तरीके से बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं, सीधा सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो अब हम अभी जो ट्रिक है वो क्या है कि हमें हमेशा एक से अधिक तरीके अपनाने हैं। तो प्रश्न आपका आकलन से संबंधित, यानी कि आकलन कर रहे हैं आप, तो हमने ट्रिक में क्या पढ़ा है? चाहे आकलन हो, चाहे शिक्षण हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा तरीके आप अपनाएंगे।
तो इस ट्रिक को अगर हम यहाँ पे लागू करते हैं इस प्रश्न में, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, बहुविध तरीकों से बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो पहली चीज तो बहुविध तरीके से कर रहे हैं, उसके अलावा जानकारी एकत्रित करने वाला भी मैंने लिख दिया है ट्रिक में, ये आपको देख सकते हैं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे मानक संदर्भित आकलन, अगर ये आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। लिखित परीक्षा लेंगे तो एक तरीका हो रहा है ना, केवल लिख के आप परीक्षा ले रहे हैं, एक तरीका हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुए, तो ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि एक तरीके से काम नहीं चलेगा। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आकलन करेंगे, उसके बाद जो है आप साक्षात्कार के माध्यम से करेंगे। ये दो तरीके हो गए, चलो मान लिया हमने दो तरीके हो गए आपके, लेकिन क्या दो ही तरीके हम यूज करें? अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि कई सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ये नहीं होगा आपका। तो बहुविध तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक से ज्यादा की बात चल रही हो हमेशा। ये आकलन के बारे में है। अगर आप शिक्षण के बारे में भी बात करेंगे कि किसी भी कक्षा 4 के बच्चे को ईवीएस पढ़ानी है तो किस प्रकार का उपागम यूज करेंगे या किस प्रकार की विधि यूज करेंगे, तो वहां पे भी नीचे ऑप्शन में कहीं ना कहीं यही लिखा होगा आपका कि आप बच्चों के लिए बहुविध तरीके से कई प्रकार के टीएलएम यूज करेंगे या बहुविध तरीके से शिक्षण विधियों का यूज करेंगे, जहां पे एक से ज्यादा की बात हो रही होगी वही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये बात हमेशा। अब आपकी ट्रिक नंबर 5 है यहाँ पर समावेशन। समावेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना या सभी बच्चों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चे एक ही स्कूल में एक जगह पे पढ़ते हैं, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चे हो, चाहे श्रवण बाधित बच्चे हो, चाहे अधिगम अक्षमता वाले हो, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे आपका कोई से भी बच्चे हो, सामान्य बच्चे भी, इंटेलिजेंट बच्चे भी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी, सभी एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम समावेशन। क्या कहेंगे? समावेशन कहेंगे। तो हमेशा याद रखना है, ऑप्शन वही चुनना है जिसमें समावेशन की बात हो रही हो। अपना दिमाग फालतू लगाना ही मत कि दृष्टिबाधिता है, क्या है, कुछ भी है। अगर प्रश्न सिंपली ऑल ओवर प्रश्न पूछा है तो वही ऑप्शन राइट होगा जिसमें समावेशन की बात चल रही हो, यानी कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाया जा रहा हो। देखो अब यहाँ पे इसको डिटेल भी देख लो एक बार। किसी भी प्रकार का बच्चा हो एक साथ पढ़ेगा, किसी भी प्रकार का बच्चा हो एक साथ पढ़ेगा, एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक से। क्या कह रहे हैं? एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक से पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखना कि बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, उसको अधिकार बराबर मिल रहा है। क्या कह रहे हैं हम? अधिकार बराबर मिल रहे हैं, स्कूल भी बराबर मिल रहा है, कक्षा भी सेम मिल रही है, टीचर भी जो है उसको एक ही मिल रहा है, ये अधिकार है, सम्मान बराबर मिल रहा है स्कूल में। लेकिन उनको पढ़ाने के तरीके एक समान नहीं हो सकते। ये मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक में, इससे पहले वाली वीडियो में क्लियरली समझा चुका हूं कि बच्चों में एक समान जो होता है वो सिर्फ उनका अधिकार एक समान है, उसके अलावा कुछ भी एक समान नहीं होता। आप टीचिंग मेथड एक समान यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हमने बात की अलग अलग प्रकार के यूज करेंगे। एक समान तो आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे, है ना? चाहे आप आकलन कर रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, आकलन भी सभी बच्चों का एक समान नहीं होता। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, समावेशन का मतलब यह है कि भैया उनको अधिकार बराबर मिलना है और सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाना है। जाति, धर्म, विकलांगता, बुद्धि, भाषा आदि किसी भी आधार पर अलग नहीं कर सकते आप बच्चों को। ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो है अलग जाति के है तो इनका अलग समूह बना दो, इनको अलग से पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को विशेष स्कूल में नहीं भेजेंगे आप, यानी कि जैसे स्पेशल स्कूल बने होते हैं कि दृष्टिबाधिता वाले बच्चों का अलग स्कूल है, तो अब ये नियम लागू हो चुका है कि अब आप जो है किसी भी बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, आप साथ ही पढ़ाएंगे सामान्य स्कूल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न है आपका, ऑप्शन है उनको बाकी बच्चों से अलग 1 घंटा ट्यूशन ज्यादा दे सकते हैं, यानी कि आप जो है वो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, तो क्या है कि उनका जो है वो पिछड़े हुए हैं, थोड़े से उनको ज्ञान की कमी है, उनका स्तर जो है कम है, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको बाकी बच्चों से अलग 1 घंटा ट्यूशन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, इस प्रकार के बच्चों का एक अलग अलग समूह बना देंगे तथा उनकी आवश्यकता अनुसार टीएलएम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों के साथ उनको एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तथा बहुविध उपागम प्रणाली का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन है उनके साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें और अपना दिमाग लगाएं, सेंस नॉर्मली बिना ट्रिक के, तो बिना ट्रिक के तो हमें पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है कि भैया जब वो पिछड़े हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लो 1 घंटा, तो ये हो सकता है, लेकिन ये गलत किया आपका, ये हो नहीं सकता आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन कितना बेहतरीन है, देखो एक प्रकार के बच्चों का एक अलग समूह बना देंगे तथा उनकी आवश्यकता अनुसार टीएलएम उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही हम ये देखेंगे ना भैया आवश्यकता अनुसार टीएलएम यूज हो रहा है, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो ऑप्शन तो यही सही होना चाहिए, है ना? लगता है ना, दिमाग में आता है। लेकिन अब हम जो कह रहे हैं ना सीधा सीधा यहाँ पे
जाति, धर्म, विकलांगता, बुद्धि, भाषा किसी भी आधार पे अलग नहीं कर सकते आप। किसी भी आधार पे आप समूह नहीं बना सकते। सीधा बोल दिया ना हमने यहाँ पे, समावेशन का मतलब यही है। तो इस प्रकार के बच्चों का अलग समूह बना देंगे आप? बिल्कुल नहीं बना सकते भाई। समूह नहीं बना सकते। टीएलएम दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन समूह बना के नहीं दोगे। साथ में दो, एक ही कक्षा में दो। सभी बच्चों के साथ उनको एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तथा बहुविध उपागम प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि सभी बच्चों को हम क्या करते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। समावेशन का मतलब यही है। और उनको क्या है, बहुविध प्रणाली से, यानी कि एक से अधिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी बच्चों के काम आ जाएगी। जैसे कि हमने इससे पहले ट्रिक में पढ़ चुके हैं। उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य व्यवहार करो। बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करो जैसा बाकी बच्चों के साथ कर रहे हो, सामान्य व्यवहार करो। अलग से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उससे गलत ही होगा आपका। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो गया अगर इन चीजों का आप आगे ध्यान रखेंगे। अब अगली ट्रिक जो है आपकी, ट्रिक नंबर 6 आपकी रचनावाद। यानी कि आज की जो शिक्षा है वो रचनावाद पे आधारित है मोस्टली। एनईपी 2020 पूरा का पूरा रचनावाद पे आधारित है। एनसीएफ 2005 पूरा का पूरा रचनावाद पे आधारित है। अब रचनावाद है क्या? रचनावाद में एक शब्द जुड़ा हुआ है सीधा सा, रचना। रचना से तो बन रहा है, और रचना का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की उत्पत्ति करना या निर्माण करना। हम कहते हैं ना कि हमने जो है जैसे वैज्ञानिक रचना करते हैं किसी भी चीज की, या एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग बनाता है तो कह सकता है कि मेरी रचना है ये। इसी प्रकार से एक कवि अपनी कविता लिखता है तो वो कहता है कि ये कवि की रचना है। आप पढ़ते हैं ना हिंदी में कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो हम उस प्रकार से। तो रचना का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। और रचनावाद किस पे आधारित हो जाएगा? ऐसी विधि पढ़ाने की, ऐसी विधि सीखने की जिसमें निर्माण करके सीखा जा रहा हो, कुछ करके सीखा जा रहा हो, या नई चीज की उत्पत्ति की जा रही हो। तो यहाँ पे करके सीखना, ज्ञान का निर्माण होता है रचनावाद में। नकल के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव द्वारा होता है। नकल के द्वारा रचनावाद नहीं होता। अगर टीचर ने कोई चीज बता दी और बच्चे टीचर की नकल कर रहे हैं तो वो भी रचनावाद के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि नकल करके रचनावाद नहीं होता। नकल अपने अनुभव के आधार पे आपको कुछ ना कुछ करना होता है। सृजनात्मकता होती है, कुछ नया क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है? ये होता है आपका रचनावाद। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, चार ऑप्शंस में से जिसमें रचनावाद की बात हो रही हो, शब्द भले ही ना लिखा हो, अर्थ आपको पता चल गया है कि उसमें बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा हो, बच्चा खुद से कुछ कर रहा हो, भी आपका आंसर राइट होगा, ठीक है? तो अब जैसे हम प्रश्न देखें, शिक्षण अधिगम की सबसे बेहतर युक्ति होगी। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा लिखी सामग्री अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न तरीकों से व्याख्या कर रहा है। तीसरा है आपका बच्चे निष्क्रिय रूप से शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे आपस में मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तथा शिक्षक उनका अवलोकन कर रहा है। इसमें अब हमें अगर चारों ऑप्शन में देखें तो रचनावाद किसमें देखने को मिल रहा है आपको? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद कर रहे हैं? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है साफ सुथरा कि सभी बच्चे आपस में मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो क्या है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई भी सामान बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, नई चीज उसमें उत्पत्ति होगी, सृजनात्मकता भी आएगी, दिमाग भी लगेगा बच्चे का। टीचर उनका अवलोकन कर रहा है, जहां पे उनको दिक्कत आएगी टीचर मदद कर देगा उनका, सीधी बात है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा रही है, तो हमें लगता है ना कि विभिन्न तरीके हैं, क्योंकि विभिन्नता तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है जो कि हम पढ़ते आए हैं पहले से। लेकिन भैया अब सीटेट को थोड़ी सी अकल आ गई है, वो पता चल गया उसको कि आप लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, इसलिए वो भी रूप बदल रहा है। जैसे सांप अपना रूप बदलता है तो सीटेट अपना रूप बदलता जा रहा है, नए नए शब्द ला रहा है, नई नई चीजें निकाल के ला रहा है। लेकिन जो जड़ रहेगी उसको नहीं फाड़ सकता। सीधी बात यह है कि सीटेट अपने मूल जड़ों को नहीं खिला सकता। जो बेसिक चीजें हैं वो वही रहेगी, इसलिए मैं आपको जड़ों में लेके चलता हूँ। जड़ से ही सीखेंगे, और ऊपर से वो कितना ही बदलता रहे आप फेल नहीं हो सकते। आप बिल्कुल जो है वहां पे पास ही हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शिक्षक विभिन्न तरीके से व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या आ गया आपका। यहाँ पे क्या है, टीचर बोल बोल के बता रहा है लेकिन बच्चे इसमें एक्टिव नहीं है, बच्चे तो खुद से कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो क्या है, टीचर ही कर रहा है जो भी कर रहा है। व्याख्या में क्या होता है, टीचर बोलता रहता है, बच्चे तो आराम से बैठ के सुन रहे हैं, कुछ काम थोड़ा कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने जो है सामग्री लिख दी है, कोई नोट्स लिख दिया है, बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, जो पहले से लिखा हुआ है सिर्फ उसको कॉपी में बच्चे ने लिख दिया, करके कुछ भी नहीं सीखा, एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई। तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। निष्क्रिय रूप से व्यवहार का अनुकरण करेंगे तो ये भी निष्क्रिय हो गए पहली बात तो बच्चे। यानी कि बच्चे कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो टीचर का व्यवहार है उसकी नकल करते जा रहे हैं, अनुकरण करते जा रहे हैं।
तो आंसर राइट में जाएगा यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आपका ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 ये है आपका कि सहभागी अधिगम, यानी कि सहभागी अधिगम जो होता है वो आपके लिए बच्चे के डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए, दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और आपके प्रश्न सॉल्व करते समय 4 ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन में आपको ये लग रहा हो कि इसमें सहयोगी अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है या बच्चे जो है साथ में मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, वो ऑप्शन आपका राइट होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है? मिलजुल कर सीखना, या फिर आपका एक दूसरे की सहायता करना, या फिर समूह में काम करना। तो ये आपका जो है एक, इसको आप जो है मान सकते हैं कि ये शब्द या इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में भी दिखेगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि अब हम प्रश्न में भी देखते हैं इस चीज को कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न ये है आपकी कि सबसे बेहतर भाषा विकास किस स्थिति में होगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपका, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है तथा बाकी बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है तथा बच्चे उसका सही उत्तर दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षक बच्चों को भाषा अनुवाद के नियम समझा रहा है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कभी-कभी सीटेट में ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से निकालना है कि सही आंसर कौन सा है। अब इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो सहयोगी अधिगम आपको किस में दिख रहा है, यानी कि बच्चे जो है मिलजुल कर किस में काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा है ना, मिलजुल कर सीखना और समूह में काम करना। तो इन चारों में से आपको किस में लग रहा है? अब आप देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा सभी बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो जब बच्चे चर्चा करेंगे या आप लोग भी चर्चा करेंगे तो समूह में ही चर्चा होती है, यानी कि जब सब लोग मिलकर बैठेंगे तभी आपका डिस्कशन हो पाएगा। तो जब आप समूह में चर्चा करेंगे तो आपका सहयोगी अधिगम उसको हम कह सकते हैं, और उससे क्या है, सभी बच्चों का डेवलपमेंट होता है, सभी बच्चे सहभागी हो जाते हैं उसी एक्टिविटी में। ये हो गया आपका। इस तरह के और भी आपके प्रश्न होते हैं। अब इसमें जैसे एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक ही बच्चा काम कर रहा है, बाकी बच्चे सिर्फ बैठ करके सुन रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो सहभागी नहीं है। हालांकि पठन क्रिया हो रही है लेकिन उसमें वो सहभागी नहीं है सभी बच्चे। और इसमें भी हम देखेंगे शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे उसका सही जवाब दे रहे हैं, तो बच्चे सिर्फ आंसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सहयोगी अधिगम नहीं हो रहा है कि बच्चे जो है आपस में मिलकर एक दूसरे से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ टीचर उनसे प्रश्न पूछ रहा है लेकिन बच्चे उसमें मिलजुल कर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये भी आंसर राइट हो सकता था कि बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक को यूज करेंगे तब हम और ज्यादा एग्जैक्टली आंसर को निकाल पाएंगे, जैसे कि हमने अभी तीसरा ऑप्शन लगाया है। वरना हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, अब हम कौन से को सही चुने। तो ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए आपको मदद करेगा। शिक्षक बच्चों को भाषा अनुवाद के नियम सिखा रहा है, इसमें भी बच्चे मिलजुल कर नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप आंसर को निकाल सकते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, बाकी लाइव क्लासेस में जो है और ज्यादा प्रैक्टिस आपको होती रहेगी इन चीजों की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है आपका विभिन्नता और विविधता। विभिन्नता और विविधता ये ऐसे शब्द हैं जो आपको जिस ऑप्शन में दिख जाए वही ऑप्शन आपका राइट होगा 100%। बस ये याद रखना कि वो विभिन्नता किस चीज में है, वो विभिन्नता जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, उस चीज के बारे में बात करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखेंगे पाठ्यक्रम में विभिन्नता हो सकती है, आपके टीएलएम में आपकी विभिन्नता हो सकती है, आकलन विधि में आपकी विभिन्नता हो सकती है, सोचने समझने के तरीकों में आपके या सोच में विभिन्नता हो सकती है बच्चों के। तो इस तरह की चीजों में आपको वैविध्यपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। वैविध्य भी शब्द आता है आपका, कई बार विविधता का ही पर्यायवाची होता है वैविध्य। तो इस तरह का शब्द भी आता है आपका, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो है आपको विभिन्नता निगेटिव रूप से भी देखने को मिल सकती है। कहीं ऑप्शन में ये लिखा हो कि विभिन्नता के आगे नहीं भी लिखा हो लास्ट में और आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या है कि प्रश्न को आप गलत कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि किन चीजों में विभिन्नता हमें देखने को चाहिए, है ना। तो जैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं उसमें पता चलेगा हमें एक पाठ्य पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, अच्छी क्वालिटी का पेपर और महान लेखकों की रचनाएं। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा तो हमें अपना आंसर तो मिल जाएगा विविधता, और विभिन्नता हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, या हमारा जो है उसको देख करके हम सही आंसर लगा सकते हैं। तो दो तो नहीं होंगे आपके, आपने सही तरीके से आपने 2 ऑप्शन काट दिए, लेकिन 2 ऑप्शन बचे। तो अब क्या प्रश्नों, विभिन्न प्रकार के प्रश्न ज्यादा बेहतर आंसर होगा या विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा? तो आपका पाठ्यक्रम में विभिन्नता, सोचने में विभिन्नता, आकलन विधि में विभिन्नता, बच्चों के खुद के बच्चों की स्तर में विभिन्नता हो सकती है, बच्चों की लर्निंग स्टाइल में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन प्रश्नों में विभिन्नता रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम चुनेंगे विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, इसको नहीं चुनेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा और भी देखते हैं।
यहाँ पे देखें तो शिक्षा समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम गुण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अच्छी शिक्षण सामग्री, दूसरा है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तीसरा है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधा देना एवं उनकी जरूरतों को पूरा करना, और चौथा ऑप्शन है समय सारणी और अनुशासन का पालन करना। अब इनमें से अगर हम देखेंगे तो हम इसको अगर कॉन्सेप्ट वाइज निकालने की कोशिश करेंगे तो अच्छी शिक्षण सामग्री भी आपका समावेशी शिक्षा का गुण होता है। भाई अच्छी शिक्षण सामग्री चाहिए हमें, सही बात है। अब बच्चे यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधा दे रहे हैं आप, और साथ में आप उनकी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, तो ये भी तो समावेशी शिक्षा के हिसाब से पॉजिटिव हो गया, यानी कि अच्छी बात हो गई। तो हम आंसर को कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने आपको बताया है। जब यहाँ पे विभिन्नताएं आपको दिख रहा है तो यही आंसर आपका राइट होगा, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्योंकि समावेशी शिक्षा बनेगी ही तब जब बच्चों में डिफरेंस होगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, तभी तो मिलजुल कर समावेशी शिक्षा बना पाएंगे। अगर एक ही जैसे बच्चे हैं तो समावेशी हुआ ही नहीं। समावेशी का तो मतलब ही यही है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक जगह लाना, अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक जगह लाना, यही तो समावेशी शिक्षा का मतलब है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी बच्चों में, तभी समावेशी शिक्षा बनेगी। ठीक है, शिक्षण सामग्री ये बाद में आएगा, सेकेंडरी। और इसमें जो बात की है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधा देना, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? केवल स्पेशल बच्चों को तो सुविधा दे दी, नॉर्मल बच्चों को नहीं दोगे क्या? तो हम सभी प्रकार के बच्चों को सुविधा देते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखता ना विभिन्न प्रकार के बच्चों को सुविधा देना, तो ये आंसर राइट हो जाता आपका। लेकिन उसने विभिन्न प्रकार के बच्चों की बात ही नहीं करी, उसने सिर्फ विशेष बच्चों की बात की है, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं होगा आपका। समय सारणी अनुशासन का पालन करने से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपका यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, विभिन्नताएं दिखा आपको, आपने सही आंसर लगा दिया। ठीक है, बस थोड़ा सा सेंस भी यूज करना है साथ में, यानी कि आपको टैगवर्ड और ट्रिक्स यूज तो करनी है, लेकिन थोड़ा सा सेंस भी यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है आपका यहाँ पर अवसर देना, जो कि आपने पहले भी पढ़ी है। मैंने आपको 4-5 साल से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ ट्रिक्स टैगवर्ड्स वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें नए तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब सीटेट ने भी अपना पैटर्न बदलना स्टार्ट कर दिया है। तो अवसर तो बच्चों को देंगे, लेकिन किन चीजों में अवसर देंगे ये भी पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव चीजों में अवसर देंगे, निगेटिव में तो नहीं देंगे ना। अब बच्चा गाली दे रहा है तो उसको गाली देने का अवसर दोगे क्या? समझो बात को, है ना। बच्चा दूसरे बच्चों को पिटाई कर रहा है तो उसको दूसरे बच्चों को पीटने का अवसर दोगे क्या? अवसर दोगे, लेकिन किन चीजों का? तो भाई अवसर दोगे क्रिया करने का, अवसर दोगे आप प्रश्न पूछने का, अवसर दोगे उनको अभिव्यक्ति का ताकि वो अपनी बात आपसे कह सके, खोज करने का अवसर दोगे ताकि वो ज्ञान का निर्माण कर सके, नई चीजें खोज के ला सके, चिंतन करने का ताकि उनकी चिंतन कौशल बढ़े, सोचने समझने की शक्ति बढ़े, ज्ञान के निर्माण का, चर्चा करने का अवसर दोगे। इनका नहीं दोगे, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने का अवसर नहीं दोगे, बच्चे आपस में कंपटीशन करें इसका अवसर नहीं दोगे, याद करने का अवसर नहीं दोगे उनको, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, रटने का अवसर नहीं दोगे, ज्यादा नंबर लाने का अवसर नहीं दोगे कि जबरदस्ती जो है ज्यादा नंबर लाने के लिए उनको मोटिवेट आप करे जा रहे हैं, तो ये भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है, आप बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट है आपका बच्चे को गणित के सारे सवाल याद करने को कहेंगे, दूसरा है बच्चे को स्वयं सवाल हल करने का अवसर देंगे, तीसरा है बच्चे को हाल ही में चल रहे सभी प्रकार के नोट एकत्रित करने को कहेंगे, और चौथा है आपका अपने रजिस्टर में कार्य पूरा करने के लिए कहेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम देखें अवसर किस में आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपका अवसर, है नहीं। लेकिन अवसर तो दिख गया, लेकिन अब हम प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, ऑप्शन को, कि बच्चे को स्वयं हल करने का, सवाल हल करने का अवसर दे रहे हैं, इसका मतलब बच्चा एक्टिव है और काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो आंसर राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ और होता, अवसर भी होता और यहाँ पे ये होता कि बच्चों को आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अवसर देंगे, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वो उसके लिए अवसर नहीं देंगे। ठीक है, सवाल याद करने का अवसर नहीं देंगे हम आपको, बच्चे को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आंसर राइट लगा सकते हो आप, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके। उसके अलावा ये प्रश्न आपके सामने है, ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? तो सबसे बेहतरीन विधि क्या होगी? फर्स्ट है बच्चों से मैदान में पौधों में पानी डलवाना, दूसरा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने को कहना, तीसरा है बच्चे को पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करने का अवसर देना, चौथा है अपने साथियों की मदद करने को कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वो है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि आपका अभिप्रेरणा से रिलेटेड दो प्रश्न आपके हर साल सीटेट में आ रहे हैं, तो आपके 2 नंबर आपके इसी एक ट्रिक से कवर हो जाएंगे, और इसके आगे जो मैं बताऊंगा आपको, यानी कि इसी वीडियो से आपके लगभग 5 से 6 नंबर आपके इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं, जो कि आपके गारंटी से पक्के हो जाएंगे, ये नंबर आप आपके कटेंगे नहीं कभी भी। तो ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो आंतरिक अभिप्रेरणा से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा।
दोनों में पहचान आपको करनी होती है। एक तो आंतरिक प्रेरणा, एक आपकी बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा आपका मोटिवेशन को कहते हैं, यानी कि ऐसी भावना अंदर से आना जिसके द्वारा हम किसी काम को करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि उस काम को करना हमें अच्छा लगने लगता है और हम जो है एकदम से तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि पढ़ाई की बात करें तो हमने एकदम से, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल वीडियो है, मान लीजिए संदीप माहेश्वरी की हमने एक वीडियो देखी और देख करके हम एकदम मोटिवेट हो गए, उत्तेजित हो गए और हम जो है पढ़ाई में लग जाते हैं या किसी भी काम को करने के लिए एक जुनून आ जाता है। तो उसको तो आप अभिप्रेरणा कहते हैं। सिंपल वे में अगर कहें तो ये आपकी भावनाओं की एक उत्तेजित अवस्था होती है, ठीक है? लेकिन इसको पहचानने के 2 तरीके हैं और ये जो प्रश्न आता है आपका 2 तरीके से आता है। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है? बाह्य प्रेरणा। तो बस इसमें एक तरीका ये है कि आंतरिक अभिप्रेरणा उसको कहते हैं जिस काम को करने में हमारा खुद का मन हो या हम जो है उस काम को करना पसंद करते हैं। मोस्टली प्रश्न आपके आंतरिक अभिप्रेरणा से आते हैं, तो इसको पहचानने की मैं 2 से 3 शब्द आपको बताऊंगा, उसके द्वारा आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि इस काम को करने में हमारी रुचि होती है। नंबर 2, हमें ये काम करना अच्छा लगता है, ठीक है? अच्छा लगता है। नंबर 3 ये होता है हमारा कि हम सीखने के लिए किसी काम को कर रहे हैं, यानी कि हम उस काम को सीखना चाहते हैं। एक होता है कि हम एग्ज़ाम पास करने के लिए सीख रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि वीडियोज़ देखना या क्लासेस करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो एग्ज़ाम पास करने के लिए सीखते हैं। वो आंतरिक विप्रेरणा नहीं होता, जब हम सीखने के लिए ही सीखते हैं। अगर हमें सीखना अच्छा लगता है, तो सीखने के लिए जब हम करते हैं, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका सीखने के लिए। जब सीखने के लिए कोई काम करेंगे, तो आपका वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। नंबर 4 पे आता है आपका जब आप अपना स्किल यानी कि अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? योग्यता को या आप अपने कौशल जिसको स्किल कहता है, कौशल को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अपना किसी भी काम में आप अपनी पकड़ बनाने के लिए उस काम को सीख रहे हैं, तो वो सब किसके अंदर आएँगे? वो आपके इंटरनल मोटिवेशन के आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आ जाएँगे। उसके अलावा किसी भी चीज़ की दूसरी चीज़ की वजह से अगर कोई काम आप कर रहे हैं, वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। जैसे कि आप इनाम पाने के लिए मान लीजिए क्रिकेट में जो है, हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वहाँ पर क्या है कि हम इसलिए अच्छा खेल रहे हैं ताकि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, नंबर 1। तो ये आपका बाह्य प्रेरणा। ये हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमें इनाम मिलेगा, ये भी बाह्य प्रेरणा है। हम इसलिए खेल खेल रहे हैं कि मेरे जो साथी के समूह है, जो हमारे क्रिकेट की टीम के और लोग हैं, उनकी इज़्ज़त बचा सकूँ मैं और वो मुझे दंड ना दें या मुझे कुछ उल्टा-सीधा ना बोलें या मेरी बेइज़्ज़ती ना करें, इसलिए मैं अच्छा खेल रहा हूँ, वो भी बाह्य प्रेरण है। या आंतरिक अभिप्रेरण तब होगा कि मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, मैं इसलिए खेल रहा हूँ। जीतेंगे, हारेंगे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बात की चीज़ है, बस मुझे अपनी तरफ से पूरा अपना एफ़र्ट लगाना है कि मुझे खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। तो जब आप रुचि के साथ खेल रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल होगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, बाह्य जो हो जाता है वो दूसरी चीज़ है। इसी प्रकार से आप दंड से बचने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, वो बाह्य हो जाएगा। अब इसका एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। जैसे कि ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रोहिणी पढ़ाई कर रही है क्योंकि 80% नंबर लाने पर उसके पिता ने उसे घड़ी दिलवाने का वादा किया है। नंबर 2 है आपका राहुल ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है ताकि शिक्षिका उसको सज़ा ना दे। तीसरा है अशरफ बहुत अधिक किताबें पढ़ता है क्योंकि उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और चौथा ऑप्शन है आपका राजू क्रिकेट की बहुत प्रैक्टिस करता है क्योंकि मैच जीतने पर उन्हें 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है अशरफ बहुत अधिक किताबें पढ़ता है क्योंकि किताबें पढ़ना उसको अच्छा लगता है। वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको उसकी रुचि है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगर आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको घड़ी का लालच है, आप इनाम पाने के लिए या आपके पिता ने वादा किया है कि आपको घड़ी देंगे इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा की वजह से पढ़ाई कर रहे हो। राहुल अपना होमवर्क पूरा इसलिए किया है ताकि वो सज़ा से बच सके। तो सज़ा से बचने के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरण। क्रिकेट इसलिए अच्छा खेल रहे हैं वो क्रिकेट की प्रैक्टिस ताकि उनको 20,000 रुपए मिल सके, तो वो भी बाह्य अभिप्रेरण है आपका, ये भी आपका बाह्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको पहचान सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे बाह्य अभिप्रेरण पूछेगा, तो फिर 3 प्रश्न आपको इस तरह के देगा, सॉरी 3 ऑप्शन इस तरह के देगा कि जो आपके रुचि वाले होंगे और 1 आपको बाह्य अभिप्रेरण के दे देगा, तो अब आई थिंक आप अच्छे से पहचान सकते हैं इसको। अगला जो आपका है
नेक्स्ट ट्रिक है आपकी त्रुटियों से रिलेटेड। त्रुटियों से रिलेटेड आपके 3 प्रश्न आते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट में, सीडीपी में भी आता है, हिंदी में भी और ईवीएस में भी आता है। कई बार मैथ में भी आ जाता है। तो ये आपके 3 से 4 प्रश्न पूरे सीटेट में आपके त्रुटियों से आते ही आते हैं, भ्रांतियों से आते-आते ही हैं। तो भ्रांतियों के बारे में अगर कभी भी प्रश्न आए कि बच्चा जो है क्लास में त्रुटियाँ करता है या किसी काम को सीखने में आपकी त्रुटियाँ करता है, तब आप सही कथन को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे 3-4 बातें याद रख लो, बस यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, इसी से आपका सही हो जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि त्रुटियों को कभी भी गलत नहीं समझना, त्रुटियाँ जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है, सकारात्मक चीज़ होती है। उसके अलावा त्रुटियाँ होना स्वाभाविक बात है, यानी कि त्रुटियाँ होना आम बात है, कोई गलती नहीं है ये। ये कोई जो है बड़ा काम नहीं है कि ये बहुत बुरा काम कर दिया बच्चे ने अगर गलती कर दी। गलतियाँ होना आम बात है, अगर आप भी कोई काम नया काम करेंगे तो आपसे भी गलतियाँ होंगी, तो गलतियाँ करके इंसान सीखता है, तो ये आपका स्वाभाविक है एक तरह से। सीखने की संकेतक है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो कुछ काम सीखने की कोशिश कर रहा है, पाठ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तभी तो गलती की होगी जब सीखने की कोशिश करी होगी। जो बंदा कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो वो गलती कैसे करेगा? इसी प्रकार से जो है आइंस्टीन ने बोला था, ये कथन बोला था कि अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो उन्होंने ये कोट बोला था अपना, ये भी आपका बिल्कुल इसी पे सिद्धांत पे आधारित है। शिक्षण प्रक्रिया के सुधार में मदद मिलती है इससे। क्या होता है? त्रुटियों से आप शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। त्रुटि बच्चा करेगा, उसको देख करके आप क्या करेंगे? आप ये पता लगाएँगे कि कहीं न कहीं मेरे टीचिंग मेथड में या टीएलएम में कोई कमी रह गई होगी ताकि जिसकी वजह से बच्चे को समझ नहीं आया और बच्चे ने गलती की है। तो जब आप दोबारा उस पाठ को पढ़ाएँगे या दूसरा दोबारा क्लास लेंगे तो आप उन गलतियों को सुधार देंगे और अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर लेंगे, ठीक है? ये बात पता चल गई आपको। उसके अलावा ठीक है, बस ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाता है। एक कथन और लिख लो अगर लिखना चाहो तो कि त्रुटियों से आपको बच्चों के विचार समझने में मदद मिलती है, यानी कि बच्चे क्या सोच रहे हैं ये आपको पता चलता है, ठीक है? बच्चों की सोच पता चलती है आपको, एक टीचर को। बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे ने गलती की है, इसका मतलब इसके दिमाग में ये चल रहा होगा। ठीक है, अब इसका एक प्रश्न देख लो, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे। एक बच्चा है गणित में बार-बार त्रुटियाँ करता है, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है उस बच्चे को सज़ा देनी चाहिए, दूसरा है बच्चे को कुछ कहे बिना त्रुटियों को ठीक कर देना चाहिए, तीसरा है उसके माता-पिता से कहे कि उसको गणित का ट्यूशन लगवा दें और चौथा है उसकी त्रुटियों का पता लगाना चाहिए, तत्पश्चात उस अवधारणा को सीखने में बच्चे की मदद करनी चाहिए क्योंकि त्रुटियाँ करना एक स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे आप समझ गए, त्रुटियाँ जो है मैंने आपको सीधे बात बोली है, त्रुटियाँ कोई गलत चीज़ नहीं है, त्रुटियाँ सकारात्मक चीज़ है। अब जब अच्छी चीज़ है त्रुटियाँ, तो आप सज़ा क्यों देंगे उसको? सज़ा नहीं देंगे और बिना कुछ कहे त्रुटियों को ठीक कर देंगे आप, तो ये भी गलत है क्योंकि अगर आपने बच्चे की त्रुटियों को नज़रअंदाज करके या उसको उससे बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की और डायरेक्टली उसको सही आंसर बता दिया, तो उससे क्या है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा। जो गलती बच्चे ने की है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने गलती क्यों की थी और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता था, वो इस चीज़ को प्रोसेस को सीख नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी बच्चे की गलती हैंड टू हैंड ठीक नहीं करनी चाहिए। पहले ये पता लगाओ कि बच्चे ने गलती क्यों की है, फिर बच्चे को बताओ भी फीडबैक कि आपने गलती जो की है इस कारण से आपकी गलती हुई है और बच्चे को ही मौका दो कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। बस उसको हिंट दो, उसको तरीका बताओ कि ऐसे आप इस गलती को सुधार सकते हो और बच्चे को खुद करने दो। तो कभी भी बिना पूछे बच्चे की त्रुटि ठीक नहीं करनी, आपको हैंड टू हैंड ठीक नहीं करना। उसके माता-पिता ट्यूशन लगाने के लिए कहेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका, क्योंकि त्रुटियाँ अगर हो रही है, सीख रहा है बच्चा, आप ही सिखाओगे टीचर के रूप में, ट्यूशन लगाना गलत तरीका होता है। स्कूल के बाहर आप उसको ट्यूशन नहीं लगवाएँगे, आप स्कूल में ही सिखाएँगे उसको जो भी सिखा रहे हैं। उसके अलावा उसकी त्रुटि का पहले आप पता लगाएँगे, उसके बाद में उस अवधारणा को सीखने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि त्रुटियाँ होना एक स्वाभाविक बात है, जो कि हमने अपने कथन में पढ़ लिया है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है इसको पहचान सकते हैं। इसी बेस पे ही आपके प्रश्न बनेंगे जो मैंने आपको ये 4-5 बातें बताई हैं। उसके अलावा नंबर 12 है आपकी बुद्धि से लेकर। बुद्धि से आपका प्रश्न ज़रूर आता है, 2 प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। तो आपके 2 ये हो गए, 4 आपके त्रुटियों वाले हो गए और इससे पहले हमने अभिप्रेरणा वाले 2 हो गए। 2-2 4 यानी कि 8 नंबर आपके इसी वीडियो से पक्के हो गए आज। देखिए यहाँ पे बात करें तो बुद्धि से प्रश्न जो आते हैं वो आपको यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो बुद्धि के आपके प्रकार जो होते हैं उनसे विशेषता पूछी जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर जो है एक व्यक्ति गाना बहुत अच्छा गाता है, तो उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो वो तो हम लेक्चर वीडियो में बताएँगे आपको चारों 9 सारी की सारी 9 प्रकार की बुद्धि जो होती है,
वो आपकी किस-किस विशेषता को बिलॉन्ग करती हैं, वो एक अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक की बात करते हैं कि एक प्रश्न आता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन-सा है? या हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या बोला है, उनके हिसाब से कौन-सा कथन सही होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो जब बुद्धि के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सिर्फ एक बात याद रखना है कि बुद्धि जो है आपकी अनेक प्रकार की होती है, यानी कि बहुपागम होती है, ठीक है? क्या याद रखेंगे हम? अनेक प्रकार की होती है, ठीक है? अब अनेक प्रकार की होती है तो इसके जो शब्द होंगे वो अनेक प्रकार को बिलॉन्ग करने वाले होंगे, यानी कि एक से अधिक होंगे। जैसे कि आपका बहु आ जाएगा उसमें। बुद्धि जो है आपकी बहु समुच्चय होता है या बुद्धि के बहुत रूप होते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर आपका शब्द आ जाएगा यहाँ पर समूह आ जाएगा। क्योंकि समूह का मतलब भी आपका एक प्रकार के समूह मतलब समुच्चय हो गया। जैसे कि ये आ जाएगा कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की मानसिक विशेषताओं का एक समूह है या मनुष्य की क्षमताओं का एक समूह है। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका क्या मिल जाएगा? आपका समुच्चय मिल जाएगा, ठीक है? और इसी प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा? आपका विभिन्नता मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार की। क्योंकि यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के शब्द आपको जो है, जो ऐसे शब्द जो आपके समूह को बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, ऐसे शब्द आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे जब भी आपका बुद्धि का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्धि के बारे में सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुद्धि एक मानसिक विशेषता है। दूसरा है बुद्धि को आसानी से मापा जा सकता है। तीसरा है बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य एवं विशिष्ट। और फोर्थ है आपका बुद्धि व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं का एक समुच्चय है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जहां पे भी ऐसी चीज हमें दिखे जो समूह को बिलोंग कर रही हो, वही आंसर राइट होगा। जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि विशेषताओं का समुच्चय है, यानी कि बुद्धि व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं का एक समुच्चय है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा।